हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे रेवोल्यूशन की तरह आ रहा है। पूरे साल पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बोर्ड्स के लिए कोई फिक्र नहीं कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा है कि बोर्ड्स में पेपर कैसा आएगा, उसका कंटेंट कैसे तैयार करना है, किस तरह उसके सवालों को लगाना है, लिखने का तरीका क्या होगा। हम आपके बोर्ड्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराएंगे। आपको पूरे साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी मैं और मेरी टीम आपके साथ कर रहे होंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। क्लास 12th की फिजिक्स हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आईआईटी कानपुर में पढ़ते हुए हमने बिताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट हमने मिला जुलाकर कंप्लीट कर लिया है। उसी में गॉस लॉ एक टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके आए हैं। गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पहले जानते हैं कि गॉस लॉ क्या है और गॉस लॉ किस बारे में है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज का रिलेशन देता है। फ्लक्स क्या है? फील्ड लाइनों की संख्या। फील्ड क्यों है? क्योंकि चार्ज है। एक्चुअली जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉसेस लॉ इस बात को एस्टैब्लिश करेगा कि फ्लक्स चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर नहीं। तो हैव अ टेक अ लुक कि क्या बताया गॉस साहब ने और क्या इनका आइडिया रहा। उससे पहले नहीं किया है सब्सक्राइब, आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लीज शेयर करें। ऐसा करने से आपको वीडियोस भी जल्दी मिलेंगे और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, आपके दोस्तों को भी जल्दी मिलेंगे। करते हैं आगे कहानी। गॉस थॉट अबाउट द फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में गॉस साहब का क्या विचार था, मैं आपको गॉस साहब के बारे में बताऊं। व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, 9th के स्टैंडर्ड में रहे हो लगभग, ऐसे समय पे उनसे एक बार क्लास में टीचर ने समेशन का एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने उस समेशन के क्वेश्चन के जवाब में एक सीरीज बना दी और n कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो हम लोग पढ़ते हैं n of n plus 1/2, ये इन्हीं गॉस साहब का दिया हुआ एक बढ़िया सा रिलेशन है जो गॉस साहब ने अपने बचपन में बीइंग अ स्टूडेंट दिया था। तो ये ऐसे महान दिमाग वाले इंसान पैदा हुए, मतलब ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स जो अर्थ पे आए। उन्होंने दुनिया को बदला अपने वर्क से, अपनी रिसर्चेस से, अपने कंट्रीब्यूशन से। क्या है इनके बारे में विचार देखते हैं। इनका कहना था, मान लीजिए कि देयर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, जैसे ही है, फॉरगेट अबाउट कि कहां से इससे पानी आएगा। दिस इज नथिंग बट अ सोर्स। क्लियर? सोर्स ऑफ वाटर मान लेते हैं, पाइप है, पानी निकल रहा है। कहां से आ रहा है? बीच में ये कुआं है, वहीं से पानी आ रहा है। कोई टैंकर है, वहां से पानी आ रहा है। बट थिंक ऑफ इट कि कोई सोर्स है जो कहीं और से कनेक्टेड नहीं है, सारा पानी यहां स्टोर्ड है। ठीक है? इस सोर्स से कुछ वाटर बाहर लगातार निकल रहा है, एमिट हो रहा है। कितना हो रहा है? तो हम कह देते हैं कि 9 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकेंड। इतना पानी। आपने 9 ही क्यों लिया? कैसा कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है? नहीं, कुछ नहीं। 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, व्हाटएवर। फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा बाहर आता है। 9 लीटर एक सेकंड में, आगे भी 9 लीटर एक सेकंड में, आगे भी 9 लीटर एक सेकंड में। एंड व्हेन आई एनक्लोज दिस सोर्स विद अ सरफेस, ये तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन नहीं है ये क्लोज्ड सरफेस है। ये क्या है? क्लोज्ड सरफेस क्या होती थी? याद करो, एक कैविटी टाइप की चीज जो चारों तरफ से बंद हो, खुली ना हो, बंद बोतल टाइप की चीज। यानी कि मैंने एक बंद डब्बे के अंदर अपने सोर्स को समा लिया, सोर्स को अंदर रख लिया। अच्छा, तो इस क्लोज्ड सरफेस से कितना पानी बाहर आएगा? तो जवाब इसका ये है कि अगर मैं क्लोज्ड सरफेस से कितना पानी बाहर आएगा ये देखूं, तो मैं कहूंगा 9 लीटर पर सेकेंड। कहोगे ये क्या बात है? तो लॉजिकली अगर सोर्स से 9 लीटर पर सेकेंड बाहर आ रहा है
और पूरा का पूरा जो सरफेस है उसने इसको एनक्लोज कर रखा है सोर्स को, तो जितना पानी सोर्स से बाहर आ रहा है उतना ही पानी सरफेस से बाहर जा रहा है। अच्छा, कोई कहेगा कि मैं तो सरफेस का शेप भी बदल दूं और साइज भी बदल दूं, और इस वाली सरफेस से अगर कोई पूछने लग जाए कि बताओ कितना पानी बाहर आ रहा है, तो जवाब फिर से वही है कि 9 लीटर्स पर सेकेंड। क्या लॉजिक है इस बात का? अरे अगर 9 लीटर पानी बाहर आ रहा है तो चाहे छोटी सरफेस रखो चाहे बड़ी सरफेस रखो, वो तो ये रहा है कि लगातार पानी 9 लीटर पर सेकेंड बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये जो पानी बाहर आ रहा है, कितनी शेप आप, कैसी शेप आपने ली, कितना साइज आपने सरफेस का लिया, इससे इंडिपेंडेंट है। सोर्स जितना वाटर, जितना फ्लूइड बाहर निकाल रहा है, उतना ही फ्लूइड लगातार हमारे सरफेस से निकलता रहेगा। अच्छी बात है। आइए मान लीजिए कि आपके पास जो वाटर का सोर्स है वो ये होता है, और इस बार मैंने अपनी क्लोज्ड सरफेस यहां बनाई होती, तो कोई बच्चा कहेगा कि इससे इस दिशा में पानी निकल रहा है, इस दिशा में पानी निकल रहा है, दिशा मतलब डायरेक्शन है भैया, ऐसे पानी निकल रहा है, ऐसे पानी निकल रहा है। तो ये वो डायरेक्शंस हैं जहां पर वाटर जा रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, जितने लाइनें बनाएंगे उतना टाइम ज्यादा जाएगा। तो ऐसे किए जा रहा है। तो क्या 9 लीटर पर सेकेंड वाला केस जो अभी पढ़ा, क्या यहां भी सोर्स में, सोर्स इज ऑफ कोर्स द सेम 9 लीटर्स पर सेकेंड, पर क्या मेरी क्लोज्ड सरफेस जो ये व्हाइट वाली मैंने बना रखी है, क्या इससे 9 लीटर्स पर सेकेंड जा रहा है? तो जवाब है नहीं, उससे तो कम जा रहा है। हम कहेंगे हाँ कम जा रहा है, लेकिन आप देखें अगर गौर से, तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज है, वो ये कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्लोज्ड सरफेस के अंदर पानी आ रहा है, यानी जो कैविटी, जो डब्बा आपने बना रखा है, उस डब्बे के अंदर पानी आ रहा है। और यहां देखें तो उस डब्बे से बाहर उतना ही पानी चला जा रहा है। तो जितना वाटर इनपुट हो रहा है उतना ही वाटर आउटपुट हो रहा है। लॉजिकल। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि नेट फ्लो कितना है, तो तुम कहोगे कि जीरो। सोर्स से नेट फ्लो जीरो नहीं है, लेकिन मेरी सरफेस से नेट फ्लो जीरो है, क्योंकि जितना पानी हमारी कैविटी, हमारे डब्बे, हमारी क्लोज्ड सरफेस के अंदर घुसा, उतना ही क्लोज सरफेस के बाहर भी निकल गया। ये क्लोज सरफेस इमेजिनरी हो सकती है। तो देखें कि अगर फ्लो ऑफ वाटर देखना हो, तो जब तक सोर्स मेरा अपने क्लोज्ड सरफेस के अंदर नहीं आ जाता, तब तक ये जो वाटर बाहर निकल रहा है, ये आएगा नहीं, बात बनेगी नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर सोर्स बाहर आ जाए तो जितना फ्लूइड अंदर उतना ही फ्लूइड बाहर। लॉजिकल, समझ आता है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो फ्लूइड का फ्लो है, यानी जो वाटर का फ्लो हम देख रहे हैं, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानो, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानो। जिसे पानी का सोर्स कंसीडर किया, इसे चार्ज मानो, इसे चार्ज मानो। और चार्ज मान के क्या मिल जाएगा? अरे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सोर्स बन जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सोर्स बन जाएगा। तो आप देखो कि ये जिस भी तरह की क्लोज्ड सरफेस ली होती, किसी भी तरह की क्लोज सरफेस ली होती, अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है तभी उस सरफेस से फ्लक्स आएगा। अगर चार्ज उस सरफेस के बाहर रखा है तो क्लोज्ड सरफेस से किसी प्रकार का फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इनपुट उतना फ्लक्स आउटपुट होगा। ये आइडिया है, और यही बात हमारे गॉस साहब बताते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने करी भी है, जितना इनपुट उतना आउटपुट तो फ्लक्स नहीं आएगा। लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके गॉसस लॉ आया। तो आइए दर्शन करते हैं महान गॉस लॉ के। दिस इज नथिंग बट योर गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गौर से देखें। स्टेटमेंट्स बाद में एक्सप्लेन होंगी, पहले डायग्राम पे टूट पड़िए। ये है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। व्हाट इज क्लोज्ड गॉसियन सरफेस? अजीब सी बात है। गॉसियन का क्या मतलब है? गॉस साहब का लॉ है, और ये सरफेस इमेजिनरी, इमेजिन करने की बात करते हैं, कहते हैं कि कुछ भी मान लो, कोई जरूरी नहीं है कि वहां कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, कोई मटेरियल हो जिससे एक सरफेस बना रखी हो। यू कैन इमेजिन एन इनक्लोजर। यहां कुछ भी नहीं है पर हम इमेजिन कर सकते हैं। इस तरह की इमेजिन की गई सरफेस को हम लोगों ने नाम दिया गॉसियन सरफेस। दिस गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज। अगर ये क्लोज नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा, ये एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए गॉसस लॉ काम करेगा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पे। कहां काम करेगा? क्लोज्ड सरफेस पे।
लॉजिकली क्लियर है मेरी बात? ये जो व्हाइट वाली कहानी बनाई, दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी गॉसियन क्लोज्ड सरफेस। अच्छी बात। तीन चार चार्जेस आपके पास रखें और भी हो सकते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q1, Q2, Q4 पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, Q3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। कह रहा है ये लॉ कि यू हैव अ प्लेस लाइक दिस, मैं आपको इससे दिखाता हूं। यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसी तरफ होगी, आई कैन नॉट गारंटी, बट अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करके मिल जाए कि इस पॉइंट पर इस दिशा में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू हैव गॉट एरिया वेक्टर एज दिस इज नथिंग बट योर DA वेक्टर। व्हाट इज दिस? DA वेक्टर। DA मतलब अरे पूरे सरफेस का एरिया थोड़े ले लोगे, जिस जगह पर बातें कर रहे हो उस जगह का एरिया लोगे, और इस DA वेक्टर और E वेक्टर के बीच एंगल कितना? थीटा। कितना? थीटा। आप क्या निकालिए? आप निकालिए E डॉट DA which is called as E DA cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos थीटा ही आएगा। यानी कि मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एरिया वेक्टर में किसी एक का कंपोनेंट, जो कि जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर इधर कर लें तो दिस विल बिकम एज E cos थीटा एंड दिस विल बिकम एज E sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया जो कि हमारी सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, और यही वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी यही हमारे सरफेस को कट कर रही होंगी, एंड दिस इज नथिंग बट ये छोटा सा d फाई मतलब नन्ना मुन्ना सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, यही काम, सिमिलर एक्टिविटी, सिमिलर बदतमीजी आप यहां करिए। आपको पता चलेगा कि आपका DA वेक्टर इधर है, और आपको पता चलेगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंड यू हैव गॉट सम न्यू थीटा हियर। ये मत कंसीडर करिए कि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। थीटा थीटा अलग हो सकते हैं, बिल्कुल रैंडम है, बट if I take E dot DA here, E dot DA here, E dot DA here, E dot DA here, और हर जगह पर अगर मैं E dot DA, 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 E dot DA लगाता चला जाता हूं, तो जहां जहां मेरी क्लोज सरफेस है उस पूरी क्लोज्ड सरफेस में अगर इन E dot DA का सम कर देता हूं, फिर से सुनिए, हर जगह पर E dot DA, E dot DA, E dot DA निकालें, और पूरी सरफेस के हर E डॉट DA यानी छोटे छोटे फ्लक्स का सम कर दें, जोड़ दें, हैशटैग जोड़ दें, सम कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। इस E डॉट DA का पूरे क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेशन कर दें तो आ जाएगा टोटल फ्लक्स। नन्हे फ्लक्स मिला के क्या बनेंगे? टोटल फ्लक्स। और वो टोटल फ्लक्स जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज phi E, and this phi E is nothing but integration of E dot DA, जो अभी आपने E dot DA का इंटीग्रेशन सीखा है, समझ भी आया कि अगर कर देंगे तो क्या आएगा? E dot DA आता है, और ये क्लोज साइन लगा दिया है। दिस क्लोज साइन इंडिकेट्स कि आप क्लोज्ड सरफेस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये ओपन सरफेस की बात नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि गॉस लॉ लगाते समय कि क्लोज्ड साइन का इस्तेमाल जरूर करें, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो ये फ्लक्स होता कितना है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? तो गॉस साहब कहते हैं दुनिया में कोई भी सरफेस ले लो और दुनिया में कैसा भी चार्ज ले लो, जो फ्लक्स निकल के आएगा यानी E डॉट DA का इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो आएगा Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड का मतलब वो चार्ज जो कि मेरी सरफेस के अंदर है, बाहर नहीं, अंदर है। अंदर मतलब Q1, Q2, Q3। अच्छा, ये तो तीन चार्ज हो गए, तो सिग्मा लगा है। अगर एक से ज्यादा चार्जेस अवेलेबल हैं तो जस्ट सम देम अप, तो उनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, और सम करने के बाद जो चार्ज आएगा वो समेशन ऑफ द एनक्लोज्ड चार्ज ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे। दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स। प्रॉब्लम आई, हर बार ऐसा होगा, जोड़कर देख, सरफेस कैसी भी ले ले, किसी एक जगह से कम पानी जाएगा, किसी एक जगह से ज्यादा पानी जाएगा, लेकिन ओवरऑल उतना ही निकलेगा जितना सोर्स निकाल रहा था। सोर्स क्या निकाल रहा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है।
और चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है कि कितनी लाइनें जनरेट होंगी, और जितनी लाइनें जनरेट होंगी, अगर चार्ज सरफेस के अंदर है तो जितनी लाइनें इन चार्जेस से निकल रही हैं वो सारी की सारी सरफेस से पार हो जाएंगी। तो चाहे जैसी सरफेस ले लो यार, चार्ज पे डिपेंड करेगा। हाँ, मजा आ गया। लेकिन सर एक डाउट है, यदि ऐसा है कि ये चार्ज पर डिपेंड करेगा तो हम ये तो मान लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यही फॉर्मूला कैसे आएगा ये बताइए। तुम्हें समझ आ गया कि हमेशा हमेशा चार्ज पर डिपेंड करेगा? होता है, चिंता नहीं करो। एक स्पेशल केस लेकर अगर मैं सॉल्व कर दूं कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। हाँ, एक स्पेशल केस लेके हम प्रूव कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमेशा ये लगाते रहो। मेरी बात क्लियर है? हाँ। इसमें खास बात क्या, बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ गलत सलत ले लेते हैं, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे मिलने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, और जो बाहर भी रखे हैं उनकी वजह से भी जो नेट फील्ड आएगी। ऐसा क्यों, बाहर वाले क्यों ले रहे हो? अरे सुनो यार, जो बाहर वाला चार्ज है वो क्या इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना है? बना तो रहा है सर। तुमने तो ये इमेजिन किया है ना, तुम्हारे इमेजिन करने से इसका इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ ली जाती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाती है, चाहे अंदर वाले चार्जेस हो और चाहे बाहर वाले चार्जेस हो। नाउ व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड? तो वो वाला चार्ज है जो कि हमारी गॉसियन सरफेस के अंदर है और उनका टोटल चार्ज है। ये है हमारा गॉस लॉ। आई होप क्लियर होगा। जस्ट मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। सवाल लगा रहे हैं। एक हेमिस्फेरिकल टाइप की बॉडी आपको दिख रही है, उसकी रेडियस r है, उसके सेंटर पर हमने चार्ज q रखा हुआ है एंड वी कॉल इट एज पॉजिटिव q, ठीक है। और कह रहा है ओपन हेमिस्फीयर है। ये ओपन हेमिस्फीयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लीजिए कि यू हैव अ बॉल लाइक दिस और इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया तो ये बंद हो गया। बॉल नीचे से बंद है और ऊपर से ढक्कन रख दिया तो ये बंद हो गया। छोटा हो जाए भाई। लेकिन इसी की जगह मैं एक ऐसा बाउल लेता जो कि इस प्रकार से बंद नहीं होता, ये ढक्कन खुला होता, तो हम कहेंगे ढक्कन, सुनो भाई, ढक्कन, ढक्कन खुला है, ठीक। यहां पर चार्ज रखा, कुछ ये कंडीशन क्लियर मेरी बात? तो क्लोज सरफेस नहीं रह गई, ये ओपन सरफेस हो गई। ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे क्लोज तो पूरी क्लोज होती थी ना, तो ये तो खुला है, तो ये ओपन सरफेस। कह रहा है कि इसमें से सरफेस से फ्लक्स बताओ कितना होगा। गॉस लॉ लगाएं। गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए होता है। आओ करते हैं। जस्ट थिंक कि वी हैव गॉट अ स्फीयर लाइक दिस, ठीक। इस स्फीयर में आपको यहां पर सेंटर दिया गया है और सेंटर के बाद ये रेडियस है एंड यू हैव गॉट दिस। आपके पास हेमिस्फीयर है, आपके पास ऊपर का हेमिस्फीयर है, ये नीचे वाला हेमिस्फीयर जो है वो है नहीं, दिस इज द इमेजिनरी पोर्शन, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। और यहां पर रखा होता चार्ज। अब अगर ये इमेजिनरी स्फीयर है और उसके सेंटर पर रखा है चार्ज, तो मैं पूछ रहा हूं टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो तुम ये बात जानते हो कि चाहे शेप कैसी भी हो, अगर चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है तो फ्लक्स जो होगा वो पूरे स्फीयर से, यानी फुल स्फीयर से, कंप्लीट लिखना चाहिए, फुल स्फीयर से q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और क्योंकि ये सिमेट्रिक सेंटर पे रखा है तो जितना फ्लक्स ऊपर के हिस्से में उतना फ्लक्स नीचे के हिस्से में। कोई नॉन सिमेट्रिकली तो नहीं रखा है। अगर सिमेट्रिकली रखा है तो जितना इधर के हिस्से में उतना इधर के हिस्से में, जितना ऊपर के हिस्से में उतना नीचे के हिस्से में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरा आधा हिस्सा होगा उस आधे स्फीयर या हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो फ्लक्स टोटल फ्लक्स का जस्ट आधा होगा। ऐसा कैसे बोल दिया? सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स
पूरा स्फीयर होता तो q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फ्लक्स होता, लेकिन पूरा स्फीयर नहीं है, आधा है, और मेरा चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पर रखा है, तो सिमेट्रिक सेंटर कहता है कि नीचे और ऊपर के पोर्शन में बराबर बराबर फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो चार्ज है वो फ्लक्स है वो टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा, एंड द आंसर इज q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो गया। सिमेट्री आर्गुमेंट्स आगे बढ़िए। नाउ वी हैव अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अब क्लोज जब मैंने लिखा तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्लोज्ड की फीलिंग आ गई होगी कि व्हाट इज क्लोज्ड हेमिस्फीयर। ढक्कन बंद है। अब ढक्कन बंद के केस में जो चार्ज रखा हुआ है उस डॉटेड वाले पॉइंट पे, तो वो चार्ज कहां रखा है? अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो सवाल में बताया गया है कि जो चार्ज है वो जस्ट आउटसाइड रखा है। जस्ट बोलने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली सेंटर पे है, यानी सिमेट्रिक सेंटर पे रखा है। आउटसाइड बोलने का मतलब बाहर है, अंदर नहीं मानना। क्लोज हो गई कि ओपन है सरफेस, तो तुम कहोगे क्लोज है। और ये अगर क्लोज सरफेस के बाहर निकल आया जैसा सवाल में दिया हुआ है, तो वी हैव गिवन अ स्फीयर व्हिच इज क्लोज्ड। हेमिस्फीयर है हमारे पास जो कि पूरी तरह से क्लोज्ड है, और इसके सेंटर से थोड़ा सा बाहर, ये बहुत छोटा सा है, मैं बड़ा करके जानबूझ के दिखा रहा हूं, यहां चार्ज रखा है। तो क्या Q एनक्लोज्ड की अगर मैं चर्चा करूं तो एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? तो तुम कहोगे सर 0 है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज दिया है वो सरफेस के बाहर रखा है, और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर मैं कहूं कि टोटल फ्लक्स क्या है, तो तुम कहोगे फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करता हूं, एंड दिस गॉस लॉ सेज कि Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस क्लोज सरफेस से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स भी नहीं है, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर उतना फ्लक्स बाहर। यहां पे इनपुट, यहां पे आउटपुट, यहां पे इनपुट, यहां पे आउटपुट। क्लियर है मेरी बात? सिमिलर सवाल देखें आगे। अब कह रहा है कि क्लोज्ड हेमिस्फीयर है, सेम डायग्राम है बेटा। क्लोज का मतलब फिर से वही क्लोज, ढक्कन बंद है। इस बार का जो मेरा चार्ज है वो चार्ज जस्ट मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे मानना है, सेंटर से डिस्टर्ब नहीं मानना है, लेकिन इनसाइड है, यानी कि चार्ज जो है वो अंदर रखा हुआ है। अंदर रखा है तो मतलब पूरा चार्ज अंदर रखा है। जी हाँ, पूरा चार्ज अंदर रखा है। स्फीयर के अंदर आ गया पूरा चार्ज। हाँ, अगर स्फीयर के अंदर आ गया पूरा चार्ज, तो चार्ज एनक्लोज्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो वैल्यू तो बेटा Q ही बन जाएगी। जितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो सारा का सारा ही एनक्लोज्ड है। अच्छा, तो फिर तो फ्लक्स चुपचाप से आ गया। फ्लक्स इज कि Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर खत्म। क्या निकालना है इसमें? कुछ नहीं, बस ये देखो कि चार्ज कितना अंदर है। जितना अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, काम करो। अच्छा सा आगे आइए। ये अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड है, पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा अच्छा है। एक स्क्वायर प्लेट है आपके सामने दिखाई दे रही होगी येलो रंग की, और वो साइड ए ए दी हुई है। उसके बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलरली a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है Q, और पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा लल्लू सा प्राणी है, यानी कि हमारा स्फेरिकल सरफेस, इस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स गुजर रहा है ये बताना है। तो आओ पता कर लेते हैं, बता देते हैं हमें किस बात का डर है। तो वी हैव टू ड्रॉ अ स्फीयर अगेन, स्फीयर सॉरी स्क्वायर अगेन। तो ये मेरा स्क्वायर है। टेढ़ा क्यों बना रहे हो? बना दे तो क्या दिक्कत है? तो अपने आप से समझ जाओ कि वो स्क्वायर है, उसको हम साइड से देख रहे हैं, इस वजह से टेढ़ा लग रहा है। अच्छा, अब मैं जानबूझकर यहां पर इस तरह से एक क्यूब डिजाइन कर रहा हूं। मतलब वो जो स्क्वायर प्लेट थी उसी को मैंने एक्सटेंड किया और जानबूझकर क्यूब बनाने की कोशिश की। इस तरह से हम क्यूब बना रहे हैं। क्या क्यूब दिखाई दे रहा है? जवाब है। अगर आप अपनी सरफेस पे नजर रखेंगे तो ये जो नीचे वाली सरफेस जिसे मैं शेड कर रहा हूं, दिस लोअर सरफेस वाज योर सरफेस। और अब अगर मैं कहूं कि ये साइड ए है क्यूब की, और ये साइड ए है क्यूब की, और ये साइड भी ए है क्यूब की जानबूझकर, तो इससे अगर मैं ऊपर तक यहां पे चार्ज रखा है which is at a/2 from the base
तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये जो क्यूब बना ए का, उसका जो बेस है वो मेरी सरफेस है, और इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर चार्ज रखा हुआ है। कहां रखा है? बॉडी सेंटर पर चार्ज रखा है। व्हाट इज बॉडी सेंटर? दिस इज बॉडी सेंटर। अच्छा, मन से मान लिया? हाँ मान लिया। क्यों मान लिया? अरे 2D सरफेस है यार, क्लोज तो हो ही नहीं सकती। गॉस लॉ लगाना है अपने को, पढ़ी वही रहे हैं, तो क्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी। स्क्वायर से सबसे पहले कौन सी क्लोज सरफेस बनेगी? क्यूब बना गए। और वो सिमेट्री ऐसे दी गई, ये a/2 यही सोच कर दिया गया कि आपको बॉडी सेंटर पे मिले। अच्छा, किसी क्यूब के बॉडी सेंटर पे तुमको छोटा करके बैठा दिया जाए, और जब तुम बेटा यहां बैठोगे और तुमसे कहा जाए कि 6 सरफेसेस अपने आसपास के देखो, किसी क्यूबिकल रूम में बैठ जाओ और बिल्कुल सेंटर पे तुम्हें बैठा दिया जाए और कहा जाए लेफ्ट वाली दीवार देखो, राइट वाली देखो, नीचे वाली देखो, ऊपर वाली देखो, सामने और पीछे वाली दीवारें देखो, तो तुम बताओ कि इनमें कौन नॉन सिमेट्रिक है? तो तुम कहोगे कोई नहीं है। साइड सबकी बराबर, मुझसे दूरी सबकी बराबर, ये दीवार भी a/2 डिस्टेंस पे, ये दीवार भी a/2 डिस्टेंस पे, सामने वाली भी, पीछे वाली भी, ऊपर भी और नीचे भी, ऑल द वॉल्स आर एट सेम डिस्टेंस एंड ऑल द वॉल्स आर वेरी मच आइडेंटिकल फॉर द चार्ज। हम लिखेंगे all faces or walls of the cube are very much identical for charge cube। तो दुनिया खुश, चार्ज क्यूब के लिए सब आइडेंटिकल। अगर मैं फ्लक्स टोटल निकालूं, टोटल, तो तुम कहोगे कि क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यूब से फ्लक्स जो आएगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम कहोगे ऐसा कैसे? अरे क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? Q। क्लोज सरफेस में चार्ज Q, तो फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का जो फ्लक्स है, ये कितनी सरफेस से जा रहा है? 1, पीछे वाली 2, ऊपर वाली 3, साइड वाली 4, फिर ये आगे वाली 5 और नीचे वाली 6, ऐसा 1, पीछे वाली 2, ऊपर 3, 4, बाहर 5 और नीचे 6 सरफेस जा रहा है। हर सरफेस आइडेंटिकल है, तो फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इज सेम। तो हम ये लिख देते हैं फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस इज सेम। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स जाएगा, तो मैं कहूंगा टोटल जितना जा रहा है वो 6 बराबर हिस्सों में टूट रहा है, तो नीचे से कितना जाएगा? तो मैं कहूंगा फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाय 6। फ्लक्स टोटल कितना था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6। Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, जितना टोटल फ्लक्स बन रहा है उससे 1/6 जाएगा। इतना आसान। आ जाइए अगले सवाल पे। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेस लेक्चर। कह रहा है कि क्यूब है तुम्हारे पास ए साइड का, इसमें चार्ज स्फेरिकल काइंड ऑफ बॉडी रखी है जो सिमेट्रिकली रखी है किसी एक वर्टेक्स पर। बताओ कि इस क्यूब के किसी एक सरफेस से, जिसको मैंने शेड करके आपको दिखा दिया, इस सरफेस से कितना चार्ज, कितना फ्लक्स जाएगा। अच्छा बताते हैं। देखो इस डायग्राम को गौर से देख लो, फिर मैं इस डायग्राम को जरा अपने पास लेके आऊंगा। सबने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, सबने थोड़ा बहुत जाना होगा सॉलिड स्टेट के बारे में। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास एक क्यूब है, मान लीजिए इस प्रकार से, वी हैव अ क्यूब लाइक दिस, तो इसके बगल में भी तो क्यूब होगा ना यार। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि क्यूब नहीं है इसके बगल में। तो जवाब है हाँ, होगा तो सही। इसके पीछे क्यूब नहीं होगा क्या? पीछे भी क्यूब होगा, और इसके भी पीछे क्यूब होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जवाब यहाँ होगा। और अगर तुम देखोगे, ये तो गंदा हो गया काफी, होता चला जाएगा जितनी मैं लाइनें बनाऊंगा, बट आपको पता है कि तुम देखो इसके बगल में एक क्यूब आएगा, इसके ऊपर एक क्यूब आएगा, बगल के ऊपर एक क्यूब आएगा, इसके पीछे क्यूब आएगा, इसके पीछे क्यूब आएगा, उनके ऊपर एक क्यूब आएगा, उनके ऊपर एक क्यूब आएगा। आप सॉलिड स्टेट में जानते हैं ये बात कि ये जो चार्ज है, ये एक क्यूब, बगल वाला 2 क्यूब, ऊपर 2 और इनके पीछे 4, जैसे एक ये क्यूब, इसके बगल में एक क्यूब, इसके ऊपर, इसके ऊपर, जैसे 4 क्यूब बन गए। और उनके पीछे वाले 4, ये सारे इस पर टच कर रहे होंगे, सबके सब इसको छू रहे होंगे।
तो हमारा चार्ज अगर सिमेट्रिकली रखा है तो 8 क्यूब के अंदर बराबर बराबर डिवाइड हो गया। तो यानी कि इस क्यूब के अंदर मेरे चार्ज का क्यूब बाई 8 हिस्सा आया, यानी मेरे वाले क्यूब का क्यूब एनक्लोज्ड अगर मैं देखूं तो वो क्यूब बाई 8 है। और इस बात की फीलिंग लो, ये क्यूब है, इसके बगल में एक डब्बा रखा है, 2 हो गए, इसके ऊपर और इसके ऊपर 2 2 4 हो गए। और जैसे ही चार्ज रखे हैं वैसे ही 4 पीछे से क्यूब चिपकाए जा सकते हैं और हर एक के कॉमन वर्टेक्स पे ये चार्ज आ जाएगा। तो 8 क्यूब्स के अंदर ये डिवाइडेड है। इट्स ओके, फीलिंग आई। अब अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि इस चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स ऊपर वाली सरफेस से टेंजेंट होगा, कट करके नहीं जाएगा। जो लाइन टच कर गई एक बार वो टच कर गई, जो ऊपर गई उसने टच ही नहीं किया, और जो नीचे गई उसने भी टच नहीं किया। तो you have only one line that is touching the upper surface and hence the flux is zero from the upper surface। हाँ यार, बात तो बन गई। इसी प्रकार से जिस सरफेस को ये चार्ज टच करेगा और पीछे वाली सरफेस से भी, उनसे फ्लक्स नहीं होगा। तो मैं कह देता हूं लेफ्ट वाली को 1, ऊपर वाली को 2 और पीछे वाली को 3। तो हम कहते हैं फ्रॉम 1 2 3 फ्लक्स इज 0। अच्छी बात। अब क्यू एनक्लोज तो तुम्हारे पास आ चुका था, तो अगर तुम फ्लक्स टोटल लिखने की कोशिश करोगे तो कहोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई 8, यानी कि Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट मेरा टोटल फ्लक्स है क्यूब से। अच्छी बात। अब वो क्यूब से टोटल फ्लक्स है, लेकिन 1 सरफेस 2 सरफेस और 3 सरफेस पीछे वाली सरफेस से तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा। तो जो ये Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, ये सिर्फ राइट वाली, नीचे वाली और जो बाहर आ रही है इस 6 सरफेस से है। और ये तीनों सरफेस उस चार्ज से बराबर बराबर दूरी पर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो 6 4 और 5 से बराबर फ्लक्स जाएगा। phi is equal in 6 5 and 4। तो ये 3 सरफेस ही हैं जो मिलकर कितना खा रही हैं, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट। इनमें से एक कितना खाएगी, तो हम कहेंगे Q फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड प्लेन कितना होगा, तो हम कहेंगे फ्लक्स टोटल डिवाइडेड बाय 3। ऐसा क्यों? टोटल फ्लक्स 3 सरफेस से जा रहा है, तो 3 सरफेस में बराबर बराबर बढ़ रहा है, तो टोटल फ्लक्स का 1/3 आ जाएगा। व्हाट वाज टोटल फ्लक्स, तो तुम कहोगे 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू 3। तो आपके पास शेडेड का जो आंसर है वो आ जाएगा Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स ऑफ द शेडेड पोर्शन। मेरे हिसाब से यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर फॉर इट। आ गया होगा अच्छी तरह से, और आसान सवाल है, आता है पेपर में, हम लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। अब गॉस लॉ में क्या करेंगे, अब गॉस लॉ से इनफाइनाइट शीट की फील्ड निकालेंगे, इनफाइनाइट वायर की फील्ड निकालेंगे, पॉइंट चार्ज की फील्ड निकालेंगे, थोड़ा बहुत कूलम्स लॉ का करेक्टनेस चेक करेंगे हम लोग गॉसेस लॉ से, और उसके बाद ये पार्ट ओवर हो जाएगा। क्योंकि स्फीयर वाला पार्ट हमारे सिलेबस से रिड्यूस्ड है, नहीं करना। अर्थिंग वाला पार्ट सिलेबस से रिड्यूस्ड है, नहीं करना, छोड़ देना, क्योंकि पेपर में नहीं आता। क्लियर है मेरी बात? और अगर किसी को पढ़ना हो, आपकी इच्छा है तो बताइएगा, फिर वो रिड्यूस पार्ट भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना? कहानी को खत्म करते हैं और आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह आपका धन्यवाद हमें देखने के लिए। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया आरटी एकेडमी को, क्योंकि पूरे साल आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आईआईटी कानपुर में अच्छा खासा समय बिताया भाई, और मजे से फिजिक्स पढ़ेंगे अगले सफर लेक्चर में। और नेक्स्ट ईयर आप लोग देखेंगे जब आप 12th पास करेंगे कि हमारे लेक्चर से पूरा पेपर आता है। ठीक है ना? अगले लेक्चर में गॉस लॉ को कंक्लूड कर रहे होंगे और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पोटेंशियल का पूरा पोर्शन खत्म कर रहे होंगे, कैपेसिटर पे जंप करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। कर लीजिए सब्सक्राइब आरटी एकेडमी।